नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी स्टडी यूपीएससी में, जहां हम आपके लिए द हिंदू के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल को डीप एनालिसिस के साथ पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे कीप अ वॉच ऑन ग्रोइंग आर्क ऑफ वायलेंस, मतलब हिंसा के बढ़ते दायरे पर नज़र। आज हम इसे हिंदी में सरल और रोचक तरीकों से समझेंगे और इसका मुख्य कारण क्या है। जैसे हमें पता है, विश्व स्तर पर बढ़ती हिंसा, आतंकवाद के बदलते स्वरूप और इससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसका मुख्य बिंदु क्या-क्या है, जैसे यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ, इजराइल गाजा संघर्ष हुआ, आतंकवाद का एक नया डिजिटल रूप और भारत की सुरक्षा नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आज हम समझते हैं। जैसे हमें पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शांति बनी हुई थी, वह अब तेजी से टूटती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या हुआ, जैसे यूरोपीय पश्चिम एशिया और एशिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष गहराता जा रहा है। यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ, इजराइल गाजा संघर्ष न केवल इन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि विश्व राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाल रहा है। और जो संयुक्त राष्ट्र हुआ या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भूमिका भी कमजोर नजर आती हो रही है, जिसकी वजह से विश्व शांति पर भी खतरा बढ़ रहा है। क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका सही से निभा पा रहा है कि नहीं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। अब हम समझते हैं आतंकवाद का एक नया स्वरूप कैसे हुआ और सबसे बड़ा खतरा क्यों बनता जा रहा है। हमें पता है 1979 में अफगानिस्तान युद्ध हुआ था, उस दौरान जिहादी आतंकवाद का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद 1990 और 2000 के दशक में अलकायदा और फिर आईएसआई उभर कर सामने आया। जैसे हमें पता है, डिजिटल आतंकवाद, साइबर टेररिज्म और सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग करके आतंकवाद को एक नई दिशा दी जा रही है। अब समझते हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारत इसको टैकल करने के लिए क्या सोचेगा। भारत की जो विदेश नीतियां और सुरक्षा को इसको वैश्विक अस्थिरता से निपटने के लिए बदलना होगा। यूक्रेन रसिया युद्ध और पश्चिम एशिया का संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी पर भी असर डाल सकता है। चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों को और भी मजबूत बनाना होगा और भारत को अपने साइबर सुरक्षा तंत्र को और भी मजबूत करना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे विश्व स्तर पर हिंसा और आतंकवाद के बदलते स्वरूप को हम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए एक गंभीर मुद्दा है। भारत को इस बदलते परिदृश्य आर्टिकल का, जो कि एन एरोस्पेस एक्सपो टू फर्दर इंडिया ग्लोबल प्रेजेंस, इसको हम हिंदी में सरल और रोचक तरीके से समझते हैं। एरो इंडिया 2025 पर केंद्रित है, जो कि भारत की सुरक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह सिर्फ एक एयर शो नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों का प्रमाण है। यह एक्सपो भारत की रणनीति, साझेदारियों और रक्षा तकनीकी के विकास में एक नया अध्ययन जोड़ने वाला है। आइए समझते हैं जो एरो इंडिया 2025 हो रहा है, भारत की रक्षा क्षेत्र में इसका ऐतिहासिक बदलाव क्या है। यह योजना जो होगा 10 से 14 फरवरी 2025 में बेंगलोर में होगा। इस पर यहाँ पर ये 15वां एडिशन है, जिसका आयोजन अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। भारत इस वैश्विक एरोस्पेस इनोवेशन और रक्षा साझेदारी डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित किया जा रहा है। जो इसका थीम है, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, यानी अरबों अवसर का रनवे। यह भारत की रक्षा तकनीकी में उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के लिए एक नए दौर खोलने के लिए प्रतिबद्ध को दर्शाता है। और समझते हैं जो एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन में भारत का परिवर्तन क्या हुआ। हमें पता है 1990 में के दशक में भारत का रक्षा उत्पादन इम्पोर्ट डिपेंडेंट था। आज हम मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
जैसे हमें पता है 1996 में ये एक्सपो सिर्फ एक इनोवेशन शो था, लेकिन आज अब ये भारत की वैश्विक रक्षा ताकत को प्रदर्शन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। अब एरो इंडिया 2025 में कौन-कौन शामिल हो रहा है? दुनिया की कई बड़े रक्षा और एयरोस्पेस देश की भागीदारी है, जैसे ब्राज़ील, फ्रांस, इज़राइल, जापान, रसिया, दक्षिण कोरिया, यूके और यूएस। इसमें भारत की भी कुछ कंपनियाँ हैं जो इसकी भागीदारी बन रही हैं। अब इसका कुछ मतलब जो एरो इंडिया 2025 का कुछ मतलब मुख्य विशेषता क्या है? पहली बार दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट का प्रदर्शन होगा, जैसे रसिया का सुई 57 और अमेरिका का F-35 है। इस बार भारत अपनी खुद की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा, खासकर तेजस MK2 भारत में बना सुपरसोनिक फाइटर जेट। आइए समझते हैं भारत की रक्षा क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। जैसे सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट हुआ, और डिजिटल वॉरफेयर एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे। और इस बार ये खास इसलिए भी है जिसमें 7 लाख से अधिक विजिटर इस बार एरो इंडिया में शामिल हो सकते हैं। इसमें और ये भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट, मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम और ड्रोन मॉनिटरिंग का भी उपयोग किया जाएगा, और भारत के स्टार्टअप कंपनियों को अपनी तकनीकी दिखाने का सबसे बड़ा अवसर मिलेगा। और इससे ये मतलब सीख मिलती है हमें कि भारत को रक्षा स्टार्टअप्स के लिए अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारत एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए तेजी से उभर रहा है। एरो इंडिया 2025 सिर्फ एक रक्षा प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। ये योजना न केवल रक्षा उद्योग को, बल्कि स्टार्टअप, डिजिटल सुरक्षा और साइबर डिफेंस को भी मजबूती करेगा। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि इम्पोर्टेंट है, एआई एक्शन समिट, और इसको हम हिंदी में समझते हैं सरल तरीके से। जो जैसे हमें पता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस समय दुनिया में सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति ला रहा है। जैसे स्वास्थ्य सेवा में एआई के जरिए बीमारी की पहले से ही पहचान संभव हो सकती है, और एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री जैसे ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग से उत्पादन में बढ़ोतरी, डिफेंस हुआ, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ों में, और एआई आने वाले भविष्य में नौकरियों को भी प्रभावित करेगा। अब एआई एक्शन समिट है क्या और ये महत्वपूर्ण क्यों, इसे हम समझते हैं। आइए, जो एआई एक्शन समिट 2025 पेरिस में आयोजित किया जा रहा है, और इससे पहले 2024 में साउथ कोरिया में हुआ था, और उससे भी पहले 2023 यूके में हुआ था। ये जो एआई इसका उद्देश्य क्या है इस समिट का? इसको एआई को सुरक्षित और नैतिक और समावेशी को सुनिश्चित करना। और भारत की भागीदारी इतनी अहम क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत के लिए अवसर है, एआई में सुपर पावर बनने का क्या रास्ता हो सकता है? भारत के पास एआई के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनने की कई वजह हो सकती है। पहला वजह क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भंडार, मतलब डाटा पूल। भारत में इंटरनेट यूज़ करने की जो संख्या है वो 80 करोड़ से भी ज़्यादा है। और दूसरा कारण ये है कि टेक्नोलॉजी हब, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर ग्लोबल एआई और स्टार्टअप हब बन चुके हैं। और तीसरा रीजन क्या हो सकता है? जो सरकारी पहल, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे नेशनल एआई मिशन के तहत सरकार ने एआई में $10 बिलियन से भी ज़्यादा निवेश किया है। और चौथा कारण क्या हो सकता है? स्टार्टअप और इनोवेशन में जो भारत है, 4000 प्लस स्टार्टअप मतलब एआई स्टार्टअप में काम कर रहा है, और अगर इसी तरह काम करता रहा भारत, तो भारत आने वाले समय में एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन को भी टक्कर दे सकता है। और इन समिट में भारत किन-किन मुद्दों पर फोकस करेगा? जैसे एआई, एथिकल एआई हुआ, इंक्लूसिव एआई एआई हुआ, और एआई एंड एम्प्लॉयमेंट हुआ,
और एआई और राष्ट्रीय सुरक्षा। और भारत को इस पे क्या-क्या चुनौती हो सकती है ये भी है। जैसे डाटा प्राइवेसी और सुरक्षा, साइबर सुरक्षा हुआ, एआई के गलत उपयोग न हो इसे सुनिश्चित करना होगा। और स्किल हब मतलब भारत को एआई में कौशल लोगों की ज़रूरत होगी। और जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन जैसे अमेरिका, चीन और यूरोप पहले पहले ही एआई में आगे है। तो क्या सरकार को एआई स्किल डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक पहल करनी पड़ेगी? आइए हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीकिंग एन आई फॉर एन आई, एग्जामिन द डेथ पेनल्टी केस इन इंडिया। इस पे हम एक गहन विश्लेषण करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ आंख के बदले आंख, भारत में मौत की सजा पर बहस। और इस पे हम पहले एक पृष्ठभूमि समझते हैं। जो कोलकाता में आर के गर्ग मेडिकल हॉस्पिटल में एक महिला के साथ हुई निर्मम दुष्कर्म और हत्या ने पूरे देश को ही झकझोर दिया था। इस घटना ने भारत में मौत की सजा मतलब डेथ पेनल्टी को एक और नई बहस को जन्म दिया है। आइए समझते हैं इसको। जो इसका लीगल बैटल और पब्लिक आउटक्राई था, कोर्ट का क्या फैसला था। जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में मृत्युदंड की अपील को खारिज कर दिया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया था। इसके बाद जो सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। और जो जनता की क्या प्रतिक्रिया थी। जो पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए, लोग मौत की सज़ा की मांग करने लगे। सोशल मीडिया पे फास्ट ट्रैक ट्रायल और हैंग द रेपिस्ट जैसे ट्रेंड जोर पकड़ने लगे थे। और इसकी जो एक राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने मृत्युदंड को लेके नए संशोधन लाने की बात कही थी। और जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी ने बयान दिया था कि जो कोलकाता पुलिस अपराधियों को मौत की सज़ा दिला सकती है, जिससे जो हमारे न्यायपालिका पे सवाल उठने लगे थे। और इसमें जो एक जुडिशियल रीजनिंग और फिलॉसफी मतलब जज के फैसलों और दार्शनिक दृष्टिकोण हम देखने लगे थे। जो वहाँ के जज थे अर्णव दास का ये निर्णय ये था कि जज ने कहा था कि रेयरिस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत का हवाला देते हुए मौत की सज़ा नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो न्याय प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवता के ऊपर उठने के माध्यम होने चाहिए। और दर्शन और न्याय की बहस थी इसमें। उन्होंने आँख के बदले आँख एक मानसिकता को नकारते हुए सहानुभूति और सुधारात्मक न्याय को प्राथमिकता दी। लेकिन जनता का आक्रोश और पीड़ित के परिवार का दर्द इस दार्शनिक विचार से मेल नहीं खा रहा था। और आपको क्या लगता है कि एक अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए? डेथ पेनल्टी का जो हम प्रोज एंड कॉन क्या है, इसका जो डिटरेंस मिथ है, जो यहाँ के न्यायमूर्ति जे एस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि जो मृत्युदंड बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने में प्रभावी नहीं है। और रिट्रीब्यूशन वर्सेस प्रिवेंशन है। लोग अपराधी को कड़ी सजा देकर तुरंत न्याय चाहते हैं, लेकिन क्या यह अपराध रोकने का सही तरीका है? और जो क्विक फिक्स अप्रोच है, मतलब सरकारों को मतलब जल्दी से समाधान चाहिए होता है। कई बार सरकार जनता के गुस्से को शांत करने के लिए मृत्युदंड का इस्तेमाल करती है, लेकिन वास्तविक सुधार पर ध्यान नहीं देती है। और जैसे लगता ये है कि जो मृत्युदंड अपराध रोका जा सकता है, यह केवल जनता की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए होता है। अब इसका वास्तविक समाधान क्या है? इसको हम समझते हैं, इसका रियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमें बेहतर पुलिसिंग करनी होगी, इम्प्रूव द पुलिसिंग। और जो सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग को और मजबूत किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, सेफ़र पब्लिक स्पेस होना चाहिए हमारे पास। और जो जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए। और चौथी बात ये होनी चाहिए कि हमारे अंदर सामाजिक सुधार होना चाहिए। एड्रेसिंग द रूट कॉज क्या हो रहा है, स्कूल और कॉलेज स्तर पर नैतिक